बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ जुगन काज़िम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक हो। आज के इस बाबरकत दिन हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हमारी दुआओं का और दिल की धड़कनों का हिस्सा तो आप हमेशा रहते ही हैं। व्यूअर्स, आज बात करना चाहूँगी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये जो एक मुहावरा है, ये जो एक स्टेटमेंट है, ये बार बार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बार बार आप लोग सर पकड़ लेते होंगे, कहते होंगे फिर ये सेहत की बात कर रही है। व्यूअर, सोचने की बात है, अगर इंसान के पास सेहत हो तो ज़िंदगी में आपके पास माल ना हो, दौलत ना हो, बहुत से एसेट्स ना हो, लेकिन आप ज़िंदगी एक कंफर्टेबल अंदाज से गुजार रहे हैं कि मतलब आपका ख़र्चा निकल रहा है, बच्चों की तालीम पूरी हो रही है, बेसिक लेवल की चीज़ें अगर आपकी पूरी हो रही हैं, आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा अरबों करोड़ों रुपए नहीं भी हैं, तो इंसान अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजार सकता है। आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से फिर भी जी सकते हैं। लेकिन अगर इंसान के पास पैसा भी है, गाड़ियाँ भी हैं, जेवर है, हर किस्म की चीज़ है, लेकिन सेहत नहीं है, व्यूअर्स, आप ज़िंदगी का एक लम्हा नहीं एंजॉय कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं 100% गारंटी और 100% वसूख के साथ आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इशू ये है कि व्यूअर्स, हमें पता नहीं क्यों हमने ये अपने दिमाग में बात फिट कर ली है और ये आजकल की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर बंदे ने दिमाग में फिट कर लिया कि बस पैसा ही सब कुछ है। हमने पैसा कमाना है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, हमने इतनी मेहनत करनी है कि हमारी सेहत का बेड़ा गर्क हो जाए, हम अपनी फैमिली को टाइम ना दें, हम कुछ ना करें, बस पैसा आ जाए। ओ भाई, उस पैसे का अचार डालना है अगर हमारे पास सेहत ही नहीं रहेगी और हमारे इर्द गिर्द वो लोग नहीं रहेंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे लिए अहमियत रखते हैं। क्योंकि मज़े की बात ये है व्यूअर्स, मतलब मज़े की और आई गेस अफसोस की भी बात है, और एक तरह से मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है ये कि हम दुनिया में जिस हालत में जाते हैं उसी हालत में इस दुनिया से रुखसत होते हैं। अब आप कहेंगे सुबह सुबह मरने की बातें कर रही है, लेकिन देखिए, मौत तो एक रियलिटी है हम सबकी ज़िंदगी की। जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे ही हमने इस दुनिया से रुखसत भी होना है। अब हम किस हालत में और किस तरह से रुखसत होते हैं, ये बहुत मैटर करता है। देखिए, हालत तो वही होती है, हम जिस तरह दुनिया में आते हैं उसी तरह कफन में लपेटा जाएगा और हमें अपनी अपनी कब्रों में डाल दिया जाएगा। तो ये तो चले एक फैक्ट है, लेकिन क्या जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो लोगों की दुआएं लेके जाएंगे, पॉजिटिविटी लेके जाएंगे, या फिर हम मतलब हमारे होने या ना होने का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ व्यूअर्स, एक बहुत नोन पर्सनैलिटी इस दुनिया से रुखसत हुए, बहुत से लोग उनको जानते थे, उनको आके मिलते भी थे, एक बहुत बड़ी जगह के ओनर थे। जब वो इस दुनिया से गए तो उनके जनाजे पे शायद कोई 100 बंदा आया होगा, जबकि उस बंदे की जान पहचान लाहौर की हद तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनली भी थी। ऐसे लोग तो जब दुनिया से जाते हैं, अगर उन्होंने लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हों और अगर पॉजिटिविटी से चले हों, तो लोग तो बाहर के मुल्कों से भी, शहर तो दूर की बात है, मुख्तलिफ मुल्कों से उठ के आते हैं कि भाई हम उनसे नहीं मिल पाएंगे, अब तो वो तो उस दुनिया से चले गए, लेकिन हम फैमिली को कम अज़ कम ये ज़रूर रजिस्टर करें कि हम भी आपके दुख में बराबर के शामिल हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने इधर उधर लोगों से पूछा, मैंने कहा इतने बड़े बंदे थे, मतलब पैसे के मामले में और अदरवाइज़ और ये और वो, तो हर बंदे ने घूम के कहा कि भाई काम के अलावा किसी से कोई बात नहीं करते थे और हमेशा अपने आप को और अपने काम को प्रायोरिटी पे लगते थे, लोगों के काम नहीं आते थे। अब देखा ना व्यूअर्स, दुनिया से जाते हुए वो पैसा, वो रकम, वो जायदादें, वो गाड़ियाँ, बंगले कुछ नहीं साथ लेके गए, और साथ में दुआएं भी नहीं साथ लेके गए। और इसलिए दुआएं नहीं लेके गए क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि लोग उनको दुआएं दें। देखिए व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे दुआ करने वाले हमारे माँ बाप होते हैं हमारे लिए 100%। लेकिन ये भी दुनिया का एक नॉर्मल सिलसिला ही है, एक रूटीन की बात है कि माँ बाप हमसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये हमेशा से यही दुआ रही है कि अल्लाह ताला मेरी माँ को मेरी ज़िंदगी भी लग जाए। ये मैं जेन्युइनली एक दिल से बात कर रही हूँ। मगर एक जो नॉर्मल चीज़ होती है वो तो यही है ना कि माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उसके बाद हमारे लिए कौन दुआएं करेगा। देखिए, मेरा तो ये एक बड़ा ही जेन्युइन और दिल से ये एक बिलीफ है, एक यकीन है कि लोगों की दुआएं लगती हैं और बहुत ज़्यादा लगती हैं। और स्पेशली अगर आप किसी ऐसे बंदे के काम आते हैं जो किसी टफ़ टाइम से गुज़र रहा है, या ऐसे बंदे के काम आते हैं जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आज भी नहीं कल भी शायद सारी ज़िंदगी ना कर पाए,
लेकिन आप इसलिए उस इंसान के काम आ रहे हैं क्योंकि वो तकलीफ़ में है और इंसानियत के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। खैर, बात तंदुरुस्ती की कर रहे थे, इस डायरेक्शन में इसलिए गुफ्तगू गई क्योंकि तंदुरुस्ती सबसे ज़्यादा, जब हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं पैसे और चीज़ें और इन चीज़ों में, तो सबसे पहले हमारी सेहत ही ख़राब होती है। हम लड़ाइयाँ झगड़े भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो सबसे पहले हमारी सेहत ही इफ़ेक्ट होती है। तो अल्टीमेटली कोर ऑफ एवरीथिंग इज़ हमारी सेहत। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी हमारा रवैया पॉजिटिव होगा। और फिर अगर हम एक्स्ट्रा काम कभी कभार करना भी चाहते हैं तो वो करने की हमारे में हिम्मत भी होगी। सो व्यूअर्स, बार बार रिमाइंड करती हूँ, कोविड जो हमें एक लाइफ लेसन दे के गया है वो ये है कि मेहनत करें, सारा कुछ करें, लेकिन ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपनी सेहत पे काम करें, अपनी हेल्थ पे, अपनी फ़िटनेस पे, एक अच्छा इंसान बनने के ऊपर काम करें। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। और अपने फ़राइज़ ज़रूर पूरे करें, वो जो आपके रब की तरफ है और वो फ़राइज़ जो आपके इंसानों की तरफ हैं। और वो फ़राइज़ शुरू होते हैं माँ बाप के साथ, औलाद के साथ, भाई बहन, सबसे पहले आपके इर्द गिर्द के लोग, फिर आपके हमसाए और फिर आपके एक्सटेंडेड लोग, लेकिन सबसे पहले आपके घर वाले और उसमें भी प्रायोरिटी पे आपके पेरेंट्स। आइए मुलाकात करते हैं एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी से। हमारी बहुत ही प्यारी आप भी हैं, जब भी शो में आती हैं हमें तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी क्योंकि बहुत अच्छी हैं और दूसरी बात है कि इनके हाथ में बहुत मज़ा है माशाल्लाह। तो शेफ़ राहीला रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी जुम्मे का बाबरकत दिन है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी जो मैं बात कर रही थी उसमें? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, जान है तो जहान है। कुछ अच्छा नहीं लगता, दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती अगर आपके पास सेहत जैसी दौलत नहीं है तो। बिल्कुल। सबसे पहले सेहत, उसके बाद कुछ और। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए और दूसरों को भी आसानियाँ दें और ख़ुद भी आसान रहें। मेरी अम्मी बहुत अच्छी दुआ देती हैं, जब भी देती हैं कहती हैं अल्लाह आप लोगों का सफ़र आसान करे। आमीन। तो हर एक का अल्लाह सफ़र आसान करे और सेहत के साथ ज़िंदगी दे अल्लाह पाक। बिल्कुल। और जिस तरह आप ही से पिछले दिनों में बात हम कर रहे थे तो जुम्मे का ही दिन था, तो आपने आप ही मुझे कहा कि भाई दुरूद पाक ज़रूर जुम्मे के रोज़ हमें पढ़ना चाहिए और इसको आम करना चाहिए। और ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्यूअर्स देखें, जिन चीज़ों का तो हमें पता है, जो गारंटीड 100% हमें बातें पता है, हम नमाज तो लोग पढ़ते ही हैं क्योंकि वो फ़राइज़ का हिस्सा है, लेकिन साथ में कम से कम जुम्मे के रोज़ अगर दुरूद पाक पढ़ते रहें सारा दिन, जब मौका मिले, ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पेशल टाइम पे आप बैठ के अलहदा से पढ़ें, हर इंसान मसरूफ़ होता है, 100 और चीज़ें होती हैं, लेकिन सेहतमंद और तंदुरुस्त सिर्फ इंसान की बॉडी नहीं होती, इंसान का जहन और रूह भी होती है। और ये अल्लाह मियाँ से जो कनेक्शन होती है ना, ये हमारी रूह को सेहतमंद करती है। बिल्कुल राइट आप ही। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि खाना पकाते हुए बहुत पॉजिटिव सोचें। जो आप पका रहे होते हैं उसका असर खाने में ज़रूर जा रहा होता है, जो आप सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप अच्छा सोचें, खाने वाले के लिए भी सेहत का बायस बने और आपके लिए भी। और मैं तो किचन में दुरूद पाक इतना पढ़ती हूँ कि मेरे पड़ोसी भी सुन रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए हाथ में इतना एक्स्ट्रा मज़ा है, नॉर्मल से भी ज़्यादा। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम मुगलई टिक्का बिरयानी, कश्मीरी मुगलई टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। और इस आप भी अपने रूट्स को नहीं छोड़ती कभी। हाँ जी। हाँ, और तो, रायता और सलाद? जी रायता भी है साथ और सलाद भी है। अच्छा। और बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए मुर्गी का बोनलेस बगैर हड्डी के गोश्त 1.5 किलो, प्याज 5 अदद, चावल भी 1.5 किलो, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 5 अदद, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, दही 1/2 किलो और हरी मिर्च 5 अदद, कड़ी पत्ता 5 अदद, पुदीना हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च पाउडर हस्बे ज़ायका, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, बड़ी इलायची 3 अदद, तेल 2 कप कुकिंग ऑयल, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। अब हम इसकी रेसिपी की तरफ आते हैं। क्योंकि हमने इसका नाम टिक्का बिरयानी रखा है तो हम दही में मसाले डाल के जो भी मैंने बताए तो 4-5 घंटे के लिए चिकन उसमें मैरिनेट करके रख देंगे। ठीक हो गया। और चावलों को तो हमने पहले भिगो ही लेना है और उसके बाद हमने प्याज ब्राउन करना है। कुछ प्याज ब्राउन करके भी मैंने इसके दही के अंदर डाल दिया था। ठीक है। प्याज ब्राउन करना है और उसमें लहसुन अदरक डालना है और उसके बाद उसमें जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ है वो डाल के बिरयानी मसाला डाल के अच्छी तरह भून लेंगे और उसके बाद चावलों को बॉईल करके उसमें आप तय लगा के, एक तय चावलों की, एक चिकन की, और फिर आपने दम पे दे देना है।
और ऊपर हम इसकी गार्निश के लिए हमने काजू और किशमिश और बादाम भी रखे हैं, वो कश्मीरी जो इसका अंदाज टच होता आएगा है। जी। और उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी तो बढ़ जाती जी, है, बिल्कुल। खुबानी से भी, किशमिश बिल्कुल। भी अपनी एक बहुत बिल्कुल। उसके अंदर अफादियत होती है। तो ये सारी, और उसको गार्निश करेंगे और फिर रायता और बिल्कुल। सलाद, राइट? जी, फिर इसके लिए हमने रायता बनाना है। रायते के लिए दही, ज़ीरा, काली मिर्च और प्याज, अगर आप डालना चाहें प्याज भी डाल सकते हैं। और सलाद के लिए खीरा, मूली, गाजर, आप कचूमर बना लें, आप गोल गोल काट लें, अपने हिसाब से आप जो है ना लेकिन सैलेड सैलेड बना लें। ज़रूर सर्व किया करें। जी, देखिए जी। रायते के साथ थोड़ा सा अगर आपकी बिरयानी तीखी होती है या वट तो वो आपके, और वैसे भी दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो पेट को लाइन कर देते हैं। जब आप सब्जियां साथ उसके और ऐड कर देते हैं और फ्रेश सब्जियां ऐड कर देते हैं तो फिर आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मज़ीद और मिल जाती है, क्योंकि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स भी उसमें मिल जाते हैं। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने शो की शुरुआत ही की तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ से। तो हमने सोचा कि हमारी आंतें, हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा पेट, हमारा निज़ाम हज़म, ये शायद सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड एरिया होता है हमारी बॉडी का। जबकि किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी डाइटिशियन से या जनरल मतलब जीपी से भी, जनरल प्रैक्टिशनर से भी आप बात करें तो वो आपको एक ही बात घूम के कहेंगे कि भाई अगर आपकी बॉडी में सबसे वैल्यूबल कोई एसेट है, जैसे कि हम ज़मीन को एसेट समझते हैं, गाड़ी को हमारे जिस्म का सबसे वैल्यूबल एसेट हमारा निज़ाम हज़म है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम उसको सीधा कर लें तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर बीमारियों के इलाज की तरफ भी जाएँ व्यूअर्स तो आप देखेंगे कि 90% उसमें खाने में एहतियात या खाने की चीज़ें इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करने पे बात की जाती है। खैर, मैं क्या आपको गाइड करूँगी, हमें गाइड करने के लिए आज एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है हमारे साथ। डॉक्टर अफसर अली भट्टी हैं। आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर, और आपको वैसे ही पता है कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल इज़ एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल हॉस्पिटल, और वहाँ पे हर एरिया जो है वो ऑफ हेल्थ जो है बड़ी बेहतरीन अंदाज से कवर्ड है। डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और करंटली हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल। फॉर्मर चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी लाहौर जनरल हॉस्पिटल। आपका 36 यानी कि 36 साल का एक्सपीरियंस है जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कोई भी बात करने से पहले मैं आज बड़ी आंत पे बात करना चाहूँगी, यानी कि कोलन पे। तो बड़ी आंत का या कोलन का क्या काम होता है? बड़ी आंत बेसिकली पब्लिक को समझाने के लिए कि जब जहाँ छोटी आंत ख़त्म होती है वहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है। बिल्कुल। ये 10 to 12 सेंटीमीटर अपवर्ड जाती है पहले, फिर ये ट्रांसवर्सली इस डायरेक्शन में जाएगी और फिर ये नीचे आएगी अल्टीमेटली जहाँ पे रेक्टम बनती है, स्टूल पास होता है, वहाँ ये ओपन हो जाती है। यानी कि बड़ी आंत से डायरेक्ट हम वॉशरूम ही जाते हैं। वॉशरूम ही जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी डाइट स्टोमक में आएगी वहाँ उसकी मिलिंग होती है, चर्निंग होती है, और वो काइम पतला ग्राइंड होता है। हाँ। वहाँ से भी छोटी आंत में आ जाती है। उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट छोटी आंत से जज्ब होके वो लिवर में चले जाते हैं। लिवर एक फैक्ट्री है, वहाँ से प्रोटीन्स बन रही हैं, विटामिन्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, ग्लाइकोजन बन रहा है, तो वहाँ से सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी जो रेजिड्यू रह जाता है, जो अनअब्जॉर्बेबल है, जो जज़ब नहीं होता, वो छोटी आंत बड़ी आंत में पुश कर देती है। ठीक। तो वहाँ से फिर वाटर अब्जॉर्ब होता है और कुछ नमकियात अब्जॉर्ब होते हैं, कुछ विटामिन्स वहाँ पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनते हैं, ऑलरेडी होते हैं कोलन के अंदर, जिसे कहते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया। वो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के लिए। बाकी जितना वेस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में एज ए स्टूल पास हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिलसिला है निज़ाम हज़म का, राइट, हाजमे का। यानी कि बड़ी आंत में अगर कोई मसला हो जाए हमारे कोलन के अंदर तो फिर बहुत से लोग कॉन्स्टिपेशन फेस करते हैं, फिशर्स हो जाते हैं, मतलब बहुत से मसाइल हो सकते हैं फिर आपके वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो कौन सी बीमारियाँ हैं जो कोलन या बड़ी आंत के साथ कनेक्टेड होती हैं?
बड़ी आंत में अगर आप स्टार्ट करें इन्फेक्शन से और कैंसर तक जाएं तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, वाइड स्पेक्ट्रम में बीमारियों का। बिल्कुल सही। तो कॉमन इन्फेक्शन है कि सिंपल किसी को बैड डाइटरी हैबिट से उसने को बाज़ार का खाना खा लिया तो इन्फेक्शन हो गई, उसको डायरिया हो गया, तो वो एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी बैड डाइटरी हैबिट की वजह से होता है। सेकंड, जो कुछ बीमारियां हैं वो ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं, वो शुरू खुदा न खास्ता हो जाएं तो वो लाइफ लॉन्ग होती हैं। बिल्कुल। उन्हें कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़, IBD, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़। ठीक है। उसमें दो मेजर हैं, क्रोन डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन डिजीज तो ऑटो इम्यून डिजीज है ना? इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन का पता नहीं है, लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस हैं। क्योंकि देखो कुछ एक links आर्टिकल, हैं। मुझे मेडिकल जी। आर्टिकल्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो उसमें क्रोन्स डिजीज और ब्रैकेट्स में लिखा था अनदर ऑटो इम्यून। एग्जैक्ट कॉज ऑफ क्रोन एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अननोन। कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, कुछ जीन्स होती हैं बॉडी में जो ट्रांसमिट फैमिली से होती हैं, उसकी वजह से होती हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ वायरसेस एंड बैक्टीरिया हैं जो उनके अगेंस्ट बॉडी का इम्यून रिस्पांस, जो क़ुव्वत मुज़ामत है, वो इर्रेशनल होता है। ठीक है। वो नॉर्मल रिस्पांस नहीं होता, वो इर्रेशनल रिस्पांस है, उसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जैसे जाती कि डॉक्टर साहब कभी कभी जैसे कि टाइफाइड कुछ लोगों को होता है एक दफ़ा और वो बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको बार बार टाइफाइड होता है और उसके कॉन्सिक्वेंस में नेक्स्ट फिर कोई इस तरह की बड़ी बीमारी लग जी, आप जाती है। बजा फरमा रहे हैं। उसमें टाइफाइड का तो पता है हमें, एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफाइड। हाँ, लेकिन अब वो हम मेरे जिस्म में जाके कैसे इफेक्ट वो करता है? जब इफेक्ट करता है छोटी आंत को, छोटी आंत को इफेक्ट करेगा, आपको फीवर होगा, आपको डायरिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन आप एंटीबायोटिक जब लेते हैं, रिकवरी हो भी जाए ना, तो सम बैक्टीरिया दे आर हाउस्ड इन द गॉल ब्लैडर, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, तो वहाँ से फिर रिसर्जेंस और दोबारा भी हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर क्यों होता है बड़ी आंत? मुझे पता जी, है कैंसर मैं की वही किसी अर्ज को कर रहा वजह था। नहीं समझ आती, लेकिन बड़ी आंत का कैंसर क्यों? बड़ी आंत के कैंसर कॉमनली जो है ना वो अबव द एज ऑफ 50 होते हैं, ओके। 50 साल में। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने पेशेंट 22 साल के भी कैंसर के देखे, या अल्लाह। 20 साल के भी देखे हैं, लेकिन कॉमन जो 90% दे अकर आफ्टर एज ऑफ द 50 ईयर्स, 50 साल। और वो बड़ी आंत के किसी हिस्से में हो सकते हैं। कॉमन कैंसर जो हैं बड़ी आंत के राइट साइड पे होते हैं और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे होते हैं। लेकिन जो सबसे प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, जो रुकावट डालते हैं, वो लेफ़्ट साइड वाले कैंसर्स होते हैं। वो आंत के किसी हिस्से में भी हो सकते हैं। 60% केसेस में वो रेक्टोसेगमाइड जंक्शन जो है, जो लेफ़्ट साइड पे आंत आती है, उसमें आस्ता आस्ता ग्रो करते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उसका ल्यूमन जो है, उसका बोर तंग करते हैं। आस्ता आस्ता इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो वो रुकावट करते हैं स्टूल को, और पेशेंट समझता है कि मेरे पेट में हवा भरी हुई है, मेरा मैदा ख़राब है। बेसिकली वहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो रहा होता है। सही। तो डॉक्टर साहब एक टर्म है कोलेक्टमी। जी। ये मैं जब आपके बारे में हम पढ़ रहे थे तो बहुत सी चीज़ों में यू आर अ लीडिंग सर्जन, लेकिन कोलेक्टमी में तो खैर पूरे पाकिस्तान में आपका ही नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पे आता है। तो ये कोलेक्टमी क्या है? बेसिकली आंत के किसी हिस्से को आप निकाल दें और एक वहाँ से नया जोड़ लगा दें, तो उसे कहते हैं कोलेक्टमी। कोलेक्टमी की 3-4 टाइप्स हैं। पार्शियल कोलेक्टमी है कि आपने कुछ हिस्सा निकाला, सब टोटल कोलेक्टमी है कि आपने 90% बड़ी आंत निकाल दी, और टोटल कोलेक्टमी के पूरी बड़ी आंत निकाल दी। तो वो इट डिपेंड्स ऑल अपॉन द डिजीज़ के डिजीज़ किस पोर्शन में है। साहब आपने कहा मेरा दिल ही जाके वो जो कहते हैं ना, जैसे कि मेरे पेट में जाके मेरा दिल गिर गया एकदम से। देखिए मसला जिस तरह IBD है, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनिशियली उसको हम मेडिकली मैनेज करते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, उनको स्टीरॉयड एनीमास देते हैं, उनको कोई ऐसी सिलिक एसिड देते हैं, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे चलते जाते हैं। ठीक है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि जिसमें बड़ी आंत सारी इतनी ख़राब हो जाएगी कि पेशेंट टॉक्सिक हो जाएगा और वो परफोरेट करना शुरू कर देगी, गैंग्रीन होना शुरू कर देगी। फिर उस स्टेज पे पूरी आंत निकालनी पड़ती है। तो जब पूरी निकालेंगे तो उसे कहेंगे टोटल कोलेक्टमी। तो डॉक्टर साहब कौन सी मतलब स्पेसिफिक? दूसरी कैंसर के अंदर फ़र्ज़ करो कि आपकी लेफ़्ट कोलन में एक तो ये जो आपने डिजीज़ बताई उसके लिए जी, और एक आप कह रहे हैं कैंसर के हाँ लिए। कैंसर अगर फ़र्ज़ करो कि आपकी राइट कोलन में कैंसर है, बड़ी आंत के राइट हिस्से में, तो वो पोर्शन जो है ना, वो हम आंत का ट्यूमर साइड से
10-15 सेंटीमीटर ऊपर और 5-6 सेंटीमीटर नीचे एक पोर्शन पूरा निकाल देते हैं। जब निकलेगा उसे कहते हैं राइट हेमिकोलेक्टमी। और वो छोटी आंत को फिर जो बड़ी आंत बचेगी उसके साथ जोड़ लगा देते हैं, तो उसी वक्त लगा देते हैं। दैट्स कहते हैं राइट हेमिकोलेक्टमी विद आइलियोकोलिक टांका लगा देंगे हम। टांका नहीं, वो गोल ऐसे उसका पूरा जोड़ लगता है। डॉक्टर साहब आप तो ऐसे बात करें इंसान के जिस्म की कि जिस तरह इंसान कपड़ों की बात करता है। ये तो हमारे लिए तो ये रूटीन है ना। अब यही तो सबसे इसे कहते हैं इम्पोर्टेंट बात right है hemiscolectomy। जो व्यूअर्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आपके तवज्जुह से कि डॉक्टर साहब देखें, जब भी सर्जरी की बात आती है ना, अब आपने कहा कि काट के यहाँ से ये करके मैं उसी वक्त हम जोड़ लगा देंगे, आपके लिए डेली की बात है जी। जिस इंसान पे गुजरी है वो उसके लिए ज़िंदगी की पहली दफ़ा ये वो प्रॉबली इसके बारे में सुन भी रहा होगा। और फिर लेकिन उस पेशेंट की सर्वाइवल भी इसी पे ही है, यही मैं डिस्कस इसी पे सर्वाइवल है। अगर अच्छा ऑपरेशन किया है और अच्छा जोड़ लगाया और लीक ना करे तो वो तो टोटली उसका 100% सर्वाइवल। कोलेक्टमी एक लाइफ सेविंग सर्जरी है, प्रोसीजर है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर गलत बंदा कर दे, हाँ, एक्सपर्ट ना करे तो उसमें लीक होने के, जब लीक करती है दोबारा तो फिर उसमें पेशेंट के सारे जितने भी उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं बहुत, वो सारे स्पिल ओवर करते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, पेट के अंदर, तो पेशेंट की हालत तो बड़ी ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर वो दोनों एंड्स जो आपने जोड़े थे वो दोनों बाहर निकालने पड़ते हैं, उसे कहते हैं कोलास्टमी, कि आपने पेशेंट को बचाने के लिए दोनों एंड्स बाहर निकाल दिए। अच्छा डॉक्टर साहब आपने IBD की तो बात की, IBS हर दूसरा बंदा कहता है आजकल कि उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जी। ये कुछ इसका कोलन से ताल्लुक है? टोटली डिफरेंट है, कोलन का ही प्रॉब्लम, लेकिन ये टोटली डिफरेंट और हर दूसरे बंदे को क्यों है? IBD और IBS इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। IBD इज ए इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ये एक इन्फ्लेमेशन है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, सोजिश है वो चलती रहती है और पेशेंट की लाइफ डिस्कम्फर्ट में गुजरती है और वो कभी भी इजी नहीं होता। ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पर रहता है। ये IBD है। IBD IBS जो है ना वो कोई डिजीज़ नहीं है, ऐसा कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कुछ सोजिश नहीं है, वो बेसिकली पेशेंट का अपना एक लाइफस्टाइल है। उसको स्ट्रेस पेशेंट में जो हर वक्त टेंशन में रहते, डॉक्टर साहब वो तो हर दूसरा बंदा है, स्ट्रेस में तो आप भी रहते होंगे। उन्हीं पेशेंट में ज़्यादा स्मोकर्स और जो टेंशन प्रॉन पेशेंट्स हैं जिनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, कि वो हर चीज़ को छोटी सी बात को डिप्रेसिव हो गए या उनको टेंशन बहुत आ गई, उसमें उनका जो वो सिस्टम है जिसमें नर्व्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं इस एरिया को, वो हाइपर एक्टिव होती हैं, उनके सेगमेंट की मोटिलिटी बढ़ जाती है, कभी उनको डायरिया हो जाता है, तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी हवा भर जाती है। तो ये बात क्लियर मैं इसलिए करना चाहती थी कि अगर आपने कभी सुना हो IBS, तो IBS और IBD फर्क है और IBD इज द डेंजरस वन एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। IBD इज डेंजरस, IBD कह रही हूँ। IBS तो मतलब जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जैसे कि माइग्रेन का भी ऐसा कुछ समझ नहीं आता कि या स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है या कोई खाने पीने से इंड्यूस्ड होती है, एंड अगेन पर्सनालिटी जिनके अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर भी ये इशू होता है। तो बात ये है कि IBD एंड कैंसर के केस में, कोलन कैंसर के केस में हमें कोलेक्टमी की तरफ जाना पड़ता है। कैंसर के केस में तो 100% कोलेक्टमी है। IBD जो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज़ है जो सोजिश वाली है, उसको आप मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं, उसको मेडिकल पे चलते रहते हैं। अगर कभी कोई रुकावट आ जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो वो पोर्शन फिर स्पेशली क्रोन में निकालना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने अब ये तो बता दिया कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो ऑपरेशन ऐसे होता है, बट ये ऑपरेशन क्या पूरा काट के होता है, लेप्रोस्कोपिकली होता है? एक तो ऑपरेशन कैसे होता है और उसकी फिर रिकवरी के बारे में भी बताएं। लोग इसीलिए ऑपरेशन नहीं कराते क्योंकि वो डर जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज से जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, सारे ऑपरेशन ओपन होते थे, पेट खोला जाता था, लेप्रोटमी कहते हैं उसको, पूरा पेट खोल के अंदर जाते थे, बिल्कुल बड़ा स्कार होता था, लंबा चीरा होता था। लेकिन ये इन द लास्ट 20-30 ईयर्स ये टोटल सर्जरी शिफ्ट होगी लेप्रोस्कोपिक पे, की होल सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, कि आप छोटे सुराखों से जाके ये बड़ा काम कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि अंदर से डॉक्टर साहब ने कहा कि कट करेंगे और जोड़ेंगे, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक काटेंगे। जो चीज काटने वाली है वही कटेगी और वही जोड़ेगी। कटेगा कुछ भी नहीं, स्मॉल सा होल करेंगे। नहीं, अंदर से कट करके आपने जोड़ दिया। लेकिन एक तो लोगों को स्कार से डर लगता है, दूसरा असल में डॉक्टर साहब अब तो लोगों को इतनी भी समझ आ गई है ना कि जब सारा कुछ आप खोल देते हैं तो एक तो
इलाज अपनी जगह है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है ना। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इन्फेक्शन का चांस बढ़ रिकवरी जाता है, कितनी लंबी होती है? पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट को जिसने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से सेकंड डे उठ जाता है वो 8-10 दिन लेटा रहता है। अर्ली टू वर्क वो चले जाते हैं, अपना काम संभालते हैं। अच्छा, कितनी देर बाद? जब भी लेप्रोस्कोपिक में ऑन द सेम नाइट, मतलब आज ऑपरेशन किया सपोज 3 बजे, तो 4 घंटे बाद पेशेंट वॉक कर रहा होता है माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आप अगर ओपन सर्जरी करें बड़े चीरे के साथ तो वो पेशेंट जो है ना 5-7 दिन तो वो उठ नहीं सकता, और घर जाना फिर एक और मुश्किल है। उसके बाद अपने असल काम पे जो वर्कर है जो भी है तो उस पर उसको प्रॉब्लम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें, एक तो आपने कॉम्प्लिकेशन बताई कि अगर खुदा न खास्ता लीकेज हो जाए, और कोई कॉम्प्लिकेशन इस सर्जरी की? आप देखें ना, बड़ी आंत अगर अल्लाह ताला ने इतनी बनाई है, उसमें से हम इतना हिस्सा निकाल दें या इतना हिस्सा निकाल दें या 90% भी निकाल दें, तो फिर कुछ ना कुछ तो मसला होगा। मसला बड़ी आंत का जो ना एरिया, उसका सिर्फ काम है वाटर को ऑब्जॉर्व करना, ठीक है, और कुछ विटामिन प्रोड्यूस करने। कुछ विटामिन डेफिशिएंसी होती हैं वो आप ओरल फॉर्म में ले लेते हैं, अच्छा, टैबलेट ले लेते हैं, सही, ठीक है। लेकिन जिस बीमारी से वो पेशेंट भुगत रहा होता है, जब वो निकलता है, इन्फेक्शन निकल जाती है तो उसकी सेहत बेहतर हो जाती है। ओके। और छोटी आंत, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया कि छोटी आंत उसका काम संभाल लेती है। उसका जो अंदर ब्रश बॉर्डर होता है, अच्छा, वो तौलिया की तरह अंदर से होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो सारी चीज़ें उसका वो एक तरह की बड़ी आंत बन जाती उसको टेक अप करती है। इनिशियली जब आप पूरी आंत निकाल के तो छोटी आंत को बाहर निकाल देते हैं, उसे कहते हैं इलियोस्टमी, ठीक है। तो वो उसके थ्रू शुरू में फ्लूइड जो बाहर आएगा वो वाटरी होगा, कुछ दिनों बाद वो ऐसे सॉलिड होता है, जस्ट लाइक स्टूल बन जाता है, और पेशेंट कंफर्टेबली बैग लगा के फिर रहे होते हैं, वो ऑफिस भी जा रहे होते हैं। उन्होंने लेकिन डॉक्टर साहब बैग सारी ज़िंदगी के लिए लगेगा? नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स कि आपके अगर नीचे कुछ पोर्शन बच गया है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसी को वापस ले जाके जोड़ लगा दे अगर नीचे कोई सा पोर्शन बचा। बेसिकली डॉक्टर्स को अगर हम अपना काम करने दें, और जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल व्यूअर्स, आपको पता है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि इट इज़ ए ब्रिलियंट हॉस्पिटल, और वहाँ पे द टॉप सर्जन्स, द टॉप डॉक्टर्स, द टॉप जीपीज़, आई मीन जैसे डॉक्टर साहब को हमने इनवाइट किया, डॉक्टर अफसर को, तो इसीलिए इनको इनवाइट किया बिकॉज ही इज़ द टॉप इन हिज लाइन, एंड 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस कोई मजाक नहीं होता व्यूअर्स। सो द पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे, इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको उस चीज़ के, क्योंकि पिछले दिनों बहुत लोग डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे कि सर्जरी का कह दिया है बड़ी आंत का, तो ऑपरेशन करा लेंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब एंड में कोई पैगाम आप अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे? जी, मैं अपनी आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी हो जिसको वो समझते हैं, हर बीमारी को समझते हैं कि मैदे की बीमारी है, इवन के पित्ते में स्टोन भी हो, उसको पेन हो रही हो तो वो समझते हैं कि मैदे की पेन है। एटलीस्ट मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन बेसिक टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड कराएं, वो सारी बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये मैदे का अल्सर है या ये पित्ते का स्टोन है या जो छोटी आंत की रुकावट है या बड़ी आंत की रुकावट है, मसला कहाँ चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, और यहाँ पे आपकी बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं। एक्चुअली इस अल्ट्रासाउंड का आपको बताना चाहिए आपके डॉक्टर को। होता ये है कि हम किसी परचून की दुकान पे चले जाते हैं, उसको कहते हैं मैंने दर्द हो रही है, मैंने बता दो मैं की करा, कमज़ोरी भी हो रही है, टीका लगा दें, वो विटामिन बी का आपको टीका लगा देंगे, या कभी कभी सिलाइन का ही लगा देते हैं क्योंकि बंदा वैसे ही सोच लेता है कि कुछ हो गया, ड्रिप लगा देंगे, रंग लगा देंगे, इंजेक्शन डाल देते हैं, बस जी वो ताकत की बात ये है कि देखिए बुरी से बुरी दर्द जो है वो पेन किलर से दब तो जाती है, वो टेम्परेरी, लेकिन वो हल नहीं है। ये वो वाली बात है कि वो आपने टायर को के ऊपर वो जो लगा देते हैं टेम्परेरी के भाई घर तक पहुंच जाए गाड़ी, बात ये है कि उसके बाद हालात ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स हॉस्पिटल, देखिए एक दफ़ा बंदा जाके प्रॉपर बंदे से तशख़ीस करा लेता है ना व्यूअर्स, तो आप जब सिरा मिल जाता है ना डॉक्टर को, तो उसके बाद फिर इलाज और बाकी सारी चीज़ें करना आसान हो जाती है। डॉक्टर साहब ने कहा ना कि लेट हो जाता है, लेट इसलिए होता है क्योंकि जब बेड़ा गर्क हो जाता है, बिल्कुल बंदा मरने वाला हो जाता है, तो फिर आप पहुंचते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे फिर डॉक्टर्स को बहुत मेजर स्टेप्स लेने पड़ते हैं, राइट डॉक्टर साहब? ऐसे ही पहले वो सियाने को दिखाते हैं, फिर उसके बाद फिर उससे भी बड़े सियाने को दिखाते हैं, फिर कोई दम दरूद कराते हैं। और डॉक्टर साहब मैं कहती हूँ दम दरूद जरूर कराएं, लेकिन वो उसको आप मेन इलाज के तौर पे नहीं लेके चल सकते। ऐसी अल्लाह ताला के हाथ में ही शिफा है, नो डाउट, उसी ने कौन कहना है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि तहकीक करें। एग्जैक्टली,
ठीक है ना, उतनी दफ़ा नमाज का जिक्र नहीं कुरान में जितना तहकीक का है। तो तहकीक तो फिर डॉक्टर्स ने या साइंटिस्ट ने की हुई है ना। बिल्कुल, और किसी वजह से व्यूअर्स इतना पढ़ लिख के इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने, अब 36 ईयर्स के बाद डॉक्टर साहब को एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड कंसिडर किया जाता है। तो इतनी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे शख्स के पास जाएं जिनको पता है कि वो क्या करें, एंड राइट डॉक्टर के पास जाएं। आंख का मसला है तो आप कोलन के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अगर कोलन की प्रॉब्लम है तो आप दिल के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। राइट डॉक्टर के पास जाएं, और अगर नहीं समझ आ रही कि क्या है तो कम से कम एक अच्छे अस्पताल से, जैसे कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल, जाके तशखीस कराएं, वो खुद ही आपको राइट डिपार्टमेंट में भेज देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। व्यूअर्स, मैं हमेशा अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मुझे सीखने का बहुत मौका मिलता है और आप लोगों को भी गाइडेंस का मौका मिलता है। तो अगर खुदा न खास्ता व्यूअर्स, अगर बात आए कलेक्टमी की तरफ, आपको डॉक्टर कहे कि आपको ज़रूरत है, तो परेशान नहीं होना। लेप्रोस्कोपिकली बड़े आराम से ये सर्जरी की जा सकती है और शाम को ही आप चल फिर रहे होंगे। परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें अब ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट ने। आप एक्चुअली पेपर कटिंग आर्टिस्ट हैं। अब आप कहेंगे पेपर कटिंग क्या होती है, ये अभी हम इनसे जानेंगे। आप कैलीग्राफी जो है कलम के बजाय पेपर को कट करके करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है, और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये पेपर कटिंग है क्या, इसका कितना स्कोप है पाकिस्तान में, एंड देन ऑफ कोर्स आजकल इनकी क्या मसरूफियत चल रही है। हमारे साथ तौसीफ़ अहमद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तौसीफ़ साहब, सबसे पहले तो मुझे ये समझाएं कि ये पेपर कटिंग होता क्या है। व्यूअर्स, साथ साथ हम आपके साथ तस्वीरें भी शेयर करेंगे ताकि आप देख सकें कि फ़ाइनल रिज़ल्ट होता क्या है। अच्छा, पेपर कटिंग ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कलर पेपर लेके आप काटते हैं, लेकिन काटने से पहले आपने जो काटना है वो ड्रा करते हैं। अच्छा, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि नॉर्मल स्केचिंग और पेपर कटिंग की स्केचिंग के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं ड्रा करता हूँ तो ड्रा करते हुए मैं जहन में रखता हूँ कि कौन सी चीज़ कट जानी है और कौन सी चीज़ बाकी रहनी है, तो सारी चीज़ें आपस में इंटैक्ट रहती हैं, ताकि जिस टाइम कटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे आप चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और ये भी जहन में रखें, जो कटिंग का प्रोसेस है उसमें छोटे होल्स को, छोटी चीज़ों को पहले काटते हैं, बड़ी चीज़ों को बाद में काटते हैं, ताकि जो पेपर इटसेल्फ है वो भी इतना फ्रेजाइल ना हो जाए कि पेपर इटसेल्फ ही कट जाए या ख़राब हो जाए। अब इसका ये, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा छोटे छोटे पीस काट के जोड़ दिए, नहीं, एक पीस है, उसके अंदर से पीसेस निकलेंगे। इसीलिए सर ने कहा कि छोटे वाले पहले आपने निकालिए, फिर अगर बड़े बड़े पीस निकलने हैं तो वो एंड में वो पेपर मुकम्मल रहता है, वो कहीं से टूटा हुआ या फटा हुआ नहीं होता। नहीं, ये आर्ट ही तो ये है, ये वरना तो बच्चे भी जोड़ लेते हैं चीजें। ये इसी चीज़ की खूबसूरती है। कई दफ़ा मेरी अमेरिका में जब ये देखें व्यूअर्स कितना खूबसूरत। अब आप ये देखें कि ये सिंगल पेपर है और इस पेपर के ऊपर पहले कटिंग की गई है, देन ऑफ कोर्स उसके ऊपर पेंट किया गया या उसको इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि पहले पेंट करते हैं। अच्छा, पहले आप पेंट पहले पूरे पेपर को, और कई दफ़ा मैं पेंट वाला कलर्ड पेपर यूज़ करता हूँ जो पेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर उसके बैक साइड पे मेरी सारी ड्राइंग होती है, क्योंकि जिस टाइम काट लूँगा तो उस टाइम उसे अरेजर से जो पेंसिल ड्राइंग है उसको अरेज नहीं कर सकता, वरना तो वो फट जाएगा। ठीक है कि, तो बैक साइड से सारी ड्राइंग होगी और बैक साइड से सारी कटिंग होगी। ये एक और नई मुश्किल में डाल देती है चीज़, क्योंकि कैलीग्राफी बैक साइड पे मिरर में करनी पड़ेगी। उल्ट क्या है, कैलीग्राफी उल्टी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आप उसको सीधा करेंगे तो जब आप काटेंगे तो वो नजर लोगों को उल्टा आएगा। तो ये एक अनदर कॉम्प्लिकेशन। ये आइडिया कहाँ से आया, पहले तो ये बताएं ना। तो साहब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतनी ज्यादा थॉट प्रोसेस एक तस्वीर तैयार करने के लिए
वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है पेंटिंग करना, तो ये जी। तो अगले लेवल की चीज है। लेकिन उसमें अगले लेवल की ये भी सर ये चीज़ इसको 3D भी कह सकते हैं, जी मैं वो क्योंकि एक्सप्लेन अब करता हूँ। 3D आर्ट इज इन। जी वो उसमें अब और कम्युनिकेशन ये डेवलप होगी कि जब मैं एक से ज़्यादा कलर्स को जोड़ूंगा तो मैं एक लेयर पे पहले काम करूंगा, फिर दूसरी लेयर पे काम करूंगा, दोनों लेयर्स को ऐसे मैच कर दूंगा कि वो देखने में तो एक पीस लगेगा लेकिन वो एक्चुअली दो लेयर्स आपस में कट के मिंगल हुई है। तो इट्स वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस। तो जिस टाइम ये जी आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मेरी बेटी जो है ना आई, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पता है बाहर तो बच्चे खेलने के लिए जा नहीं सकते, तो बेटी कहती है पापा मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो मेरे सामने ऐसे ही पेपर रखा हुआ था, तो मैंने फोल्ड किया, फोल्ड करके सीजर कैंची रखी हुई थी, तो मैंने उसे काट के मैंने कहा तो सर आप ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? जी मैं पर्थ में रहता हूँ। पर्थ में तो मैंने काट के उसे फूल जो सनफ्लावर है वो बना के दिया अपनी बेटी को, तो वो हैरान रह गई कि ये कैसे बन सकता है। और साथ ही मैंने भी सोचा यार ये तो इससे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये करने से पहले आप क्या कर रहे थे सर? जी मैं एक्चुअली 87 से आर्ट से कनेक्टेड हूँ। मैं जो है ना पेन एंडिंग के अंदर और स्केचिंग में मैंने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन जब पेपर कटिंग को टच किया तो इतना मेडिटेटिव प्रोसेस होता है। जब आप पेपर कटिंग कर रहे होते हैं स्पेशली लार्ज पीस, तो इतने उसके अंदर इन्वॉल्व गुम हुए होते। मेरे हेडफोन्स के ऊपर जो है ना सूरह अर्रहमान चल रही होती है, तो मैं फिर पूरे इर्द गिर्द से माइनस होके बिल्कुल उस प्रोसेस पे काम कर रहा होता हूँ। एंड बाय द वे व्यूअर्स, ये उन लोगों के लिए बहुत ही एक बेहतरीन हल है, ऑल्टरनेटिवली हल है। जैसे कि अभी ब्रेक से पहले भी डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, तो हम उनसे बात कर रहे थे कि जिनको एंग्जाइटी होती है, जिनको स्ट्रेस होती है, उनको IBS हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, माइग्रेन के इश्यूज, टेंशन, तो जो लोग इस किस्म के जहनी दबाव का शिकार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिनसे फोकस नहीं किया जाता, मेडिटेशन नहीं की जाती, जबकि लोग रेकमेंड भी करते हैं, ये मेडिटेशन का एक खूबसूरत तरीन तरीका है। आप सोचें कि आप सूरह रहमान सुन रहे हैं, सूरह यासीन सुन रहे हैं, और आप साथ साथ बिल्कुल आपके ये काम करें, आपका फोकस बहुत वो हो जाएगा। आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, और इसमें फोकस इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि आपका जो मैं अगर सपोज 4 महीने, जरा गौर से स्क्रीन की तरफ देखिएगा, ये पेंटिंग नहीं है, ये लिखा नहीं किया, ये काटा गया। अब आप सोचे कि जेर जबर को भी इसमें कितने मुश्किल से मैनेज करते होंगे। आखिर में अगर सपोज आपका एक गलती हो जाए ना, तो फिर आपने स्टार्ट से फिर स्टार्ट करना है, ये सारा वेस्ट हजारों टेंशनें ऐसी के हर टेंशन पे पेपर कटिंग हो। राइट। अच्छा सर, अच्छा पाकिस्तान में इसका स्कोप है? अच्छा, ये सैड थोड़ी सी सिचुएशन है कि पाकिस्तान में पेपर कटिंग इतनी मकबूल नहीं है। शायद कोई एक आधा और आर्टिस्ट काम कर रहा हो, लेकिन मेरी नज़र से इस्लामिक आर्ट और पेपर कटिंग आर्ट, इस्लामिक आर्ट, कैलीग्राफी, ऑयल पेंट, वो तो करने वाले बेशुमार हैं, लेकिन पेपर कटिंग साइड पे कोई नहीं गया। उसकी मेन रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ये है, इट्स टाइम टेकिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। मेरी जो एक लार्ज आर्ट पीस है, जो भी रेड वाला आपने देखा है, वो आर्ट पीस अराउंड 4 to 5 months इट टेक्स टू, 4 से 5 महीने, ठीक है। तो अब वो उसमें महंगा भी बहुत होगा। महंगा भी है, ठीक है। तो अब अगर आपने गलती की है तो गलती का जो है ना बड़ा ख़तरनाक किस्म का खमियाजा वो भुगतना पड़ता है। तो इसलिए लेकिन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोग इस साइड पे आएँ। रीज़न इज़ दिस, पेपर कटिंग बड़ा डेलिकेट है और इस्लामिक आर्ट बड़ा इंट्रिकेट है। ये दोनों मिल के बड़ा एक खूबसूरत किस्म का कम्बिनेशन बनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस साइड पे लोग आएँ और बहुत खूबसूरत चीज़ें कल आएंगी बाहर। जब आप कैलीग्राफी कर रहे होते हैं, जी जी,
तो आपके जहन में क्या चल रहा होता है, आपकी क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? जी जी, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं कुरान पाक को पिक्टोरियली पेपर कटिंग में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये एक फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर काम हो रहा है और ये मेरी इस एग्जीबिशन का हिस्सा भी है। बट सर, ये क्या किताब में होगा या ये? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। सूरह अर-रहमान जो है ना, उसकी 78 आयतों को एक्चुअली 5 हिस्सों में 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो उन 5 सब्जेक्ट्स के मुताबिक 5 आर्ट पीस मैंने डिज़ाइन किए, जिसमें क़यामत का सब्जेक्ट, जन्नत का सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने देखे नहीं हैं, लेकिन मैंने उसको भी विजुलाइज करके मैंने इस तरीके से बनाना है कि हमारे जनरेशन जो बच्चे हैं और फ्यूचर, वो उसको विजुलाइज कर सकें, अपने माइंड में रख सकें कि हाँ यार, इसके अंदर अल्लाह ताला ने इन आयतों में क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। सो बेसिकली ये आपकी डिज़ायर है, ये आपका एक ख्वाब है? जी, मेरा ख्वाब है कि मैं कुरान पाक को कंप्लीटली पिक्टोरियली पेपर कटिंग आर्ट में ट्रांसलेट कर सकूं। अभी हमने कितनी सूरतें कर ली? मैंने पहली सूरत सूरह अर-रहमान कंप्लीट कर ली है। 5 हिस्सों में। सूरह यासीन जो है ना, वो 99% कंप्लीट हो चुकी है। एक आर्ट पीस और आई थिंक रह गया है और वो भी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो नेक्स्ट एग्जीबिशन का हिस्सा बनेगी। तो ये अभी क्या एग्जीबिशन होने जा रहा है? जो अभी मेन फीचर है एग्जीबिशन का, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पिक्टोरियली ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो ये दिस इज़ वन ऑफ माय लार्जेस्ट आर्ट पीस सो फार। ये 4 मीटर बाय 1.5 मिलीमीटर का लार्ज आर्ट पीस है। तो वो मैं यहाँ पे लेके कैसे आए हैं? वो मुख्तलिफ सेक्शंस में लेकर आए हैं। हाँ। तो वो देखें जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, उनके असरा मिराज पे जाना, फिर बैतुल मामूर देखना, फिर उनकी हिजरत, फिर कुरान पाक का नज़ूल, फिर जहाँ पे अब वो रेस्टिंग प्लेस है उनका, सारा मैंने उसको पिक्टोरियली ट्रांसलेट किया है। तो ये एक मेरा बहुत खूबसूरत काम है जिसको मैं आज शाम को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ इंशाल्लाह गुलबर्ग में। जी, इंशाल्लाह म्यूज़ आर्ट गैलरी में इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, जो लाहौर और लाहौर के गिरदोनुमा में रहने वाले लोग हैं, आपको भी हम इनवाइट करते हैं, ज़रूर जाइएगा। और कितनी देर तक ये एग्जीबिशन लगी रहेगी? ये 7 दिन, 10 से 17 तक, यानी कि 7 दिन तक है। तो वीकेंड पे भी अगर कोई फैसलाबाद या इर्द गिर्द के एरिया से जो भी आ सकते हैं या कोई ट्रैवल कर रहा है, तो ज़रूर आके देखिएगा। व्यूअर्स, दिस इज़ द काइंड ऑफ ब्यूटीफुल स्टफ़ जो हमें भी देखना चाहिए, हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम अपने बच्चों को और अगली जनरेशन को भी इस तरफ लेके आना चाहिए। आपका पैगाम क्या है व्यूअर्स के लिए? मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कुरान म्यूज़ियम का बनने और यहाँ पे कुरान को समझने के बारे में एक ऐसा प्लेस हो जिनमें बच्चे जाके कुरान पाक को विजुअली अंडरस्टैंड करें, देखें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और इस चीज़ को लर्न कर सकें। वेल, तौसीफ साहब, इट्स बिन अ प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। तौसीफ अहमद साहब की एग्जीबिशन इंशाल्लाह 7 दिनों के लिए आज से स्टार्ट हो रही है और 7 डेज़ तक म्यूज़ गैलरी में इन लाहौर गुलबर्ग में। आप ऑनलाइन भी जाके चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और आप लोकेशन भी फाइंड कर लेंगे। ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप गैलरी सिर्फ ख़रीदने के लिए ही जाएँ चीज़। बात यह है कि जाके देखें। आर्टिस्ट की सब पैसे कमाने से ज़्यादा जो बड़ी ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि उनके वो जो कहना चाह रहे हैं अपने आर्ट के थ्रू, वो लोग आके देखें और उसको समझें और उसमें से कुछ टेक अवे कर सकें। सो ज़रूर जाके देखिएगा। ब्लेस यू सर एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूँ आज। सुबह से मुझे सारे कह रहे थे मैं हो क्या रहा है, डॉक्टर्स का भी इंटरव्यू बहुत एक्साइटेड होकर कर रही हूँ। असल में आज जो पर्सनालिटी हमारे शो पे हैं, उम्र में तो मेरे से छोटी है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है, और इतनी टैलेंटेड है कि मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ।
और फिर जब मुझे पता चला कि हम सिर्फ एक्टिंग में अगर बात करें स्पेशली कॉमेडी की, तो उसमें तो बेहतरीन परफॉर्म करती ही है, लेकिन सिर्फ ये नहीं किया इन्होंने ज़िंदगी में, इन्होंने इससे भी बहुत बढ़ के और इम्पॉर्टेंट चीज़ की है, क्योंकि आपको पता है व्यूअर्स, एज फार एज द मेडिकल प्रोफेशन इज़ कंसर्न्ड, आई फील कि ये सबसे ज़्यादा ऑनरेबल एंड सबसे ज़्यादा अमेजिंग लाइन ऑफ वर्क है, क्योंकि आपके लिटरली लोगों की ज़िंदगियाँ बदलना आपके हाथ में आ जाती हैं अल्लाह ताला के बाद। सो एक MBBS डॉक्टर जिन्होंने स्पेशलाइज किया इन एस्थेटिक्स, सो शी इज़ एन एस्थेटिक फिजिशियन एज वेल, और बेहतरीन एक्टर, और जब कॉमेडी की बात करें तो इनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता। द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट तमकिनत मंसूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। ये आ गई ना कैरेक्टर में वापस अपने। अच्छा, मैं नकलें भी उतारती हूँ ना घर पे बैठ के, कभी मेरा मियाँ मुझे को भेज दे आपकी वीडियो तो फिर मैं शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस भी करती हूँ ना। की प्रैक्टिस। तो आज प्लीज़ मुझे फ़ैन गर्ल होने पे फ़ैन आंटी होने पे माफ़ कर देना। अच्छा, आपके साथ एक लड़का बैठा है जिसको हमने बिल्कुल नहीं बोलने देना, ठीक है? हाँ, वो तो हमारा वैसे भी फोर्टे है आई गेस, लड़कों का नाम बोलने देना। उसको बिल्कुल नहीं हमने बोलने देना, डन। लेकिन गाना ज़रूर सुनेंगे। ठीक है। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड जैन जमशेद हैं, बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, और जिस जॉनरा को भी परफॉर्म करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं। थैंक यू। सो वेलकम टू द शो जैन। थैंक यू सो वेरी मच। आपको पता है ना ये कौन है? जी जी। ये वो हैं जिनकी हम सब वीडियोस देख देख के हंस हंस के वो जो कहते हैं ना दौरे हुए होते हैं, एंड देन योर वर्क ऑन टेलीविजन इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। I've just started but yeah, I'm glad that it was a good वो start. पहले ही इम्पैक्टफुल था अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। तमकिनत, आपको भी पता है कि लोग रुल जाते हैं इस फील्ड में, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए उनको मौका नहीं मिलता, तो अल्लाह का करम तो है। I do believe that I've always been lucky. तो मुझे वो है कि I am lucky, yeah. तो ये बताओ कि ये लकीनेस की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ये जब मैं पैदा हुई थी तभी से ही शुरू हो गई थी, बिकॉज आई बिलीव आई वाज बोर्न टू लाइक रियली गुड पेरेंट्स। और तो हमारे भी माँ बाप ठीक ही हैं। नहीं, अब जब बाकी लोगों के ट्रॉमास और वो कुछ सुनती हूँ ना कि नहीं अम्मी ने ये कहा और अब्बू ने ये कहा, तो मुझे अब आके रियलाइज़ हुआ है, बचपन में मेरा नहीं ख्याल था कि वो इतने अच्छे वालिदैन हैं, तो अब आके आई रियलाइज़ कि नहीं यार उन्होंने ठीक ही काम कर दिया, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, बुरे नहीं अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो अच्छे लोगों ने सोचा कि हम अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे, हाँ, बच्ची हमारा नाम रोशन करेगी। देखो, एक पाकिस्तानी पेरेंट, साउथ एशियन पेरेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है ना कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, और वो डॉक्टर बनाएगी जो प्रैक्टिस करेगी। ये नहीं कि वो डॉक्टर बन के नहीं मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आई डू कुछ प्रैक्टिस। और कह रही हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ आपकी कितनी को होंगी क्लास फेलोज जो साथ में आपके डॉक्टर्स बनी होंगी और वो घर बैठ गई होंगी डॉक्टर? हाँ, बट आई थिंक पहले मैं बहुत जज करती थी ऐसे लोगों को, स्पेशली ख़वातीन को, लेकिन फिर जब नाउ दैट आई नो देम पर्सनली तो वो बहुत सारे होते हैं कि अब जाहिर बात है कुछ लोगों के तो घर वाले सिर्फ इसलिए डॉक्टर बनाते हैं कि फिर आपको अच्छा रिश्ता मिलता है, और फिर उसके बाद रिश्ते वाले कहते हैं कि हम काम नहीं करना। हाँ, हमारी बहू डॉक्टर है, पूरा हो जाता है ना, लेकिन वो सिर्फ पैम्पर बदलती है। और फिर बच्चों को नहीं देखते लोग, मतलब आपको इतने सपोर्टिव पार्टनर्स भी नहीं मिलते और बाकी इर्द गिर्द के लोग भी नहीं मिलते। बिल्कुल सही कह रही हैं तो फिर उन्हें घर में रहना पड़ता है पर फोर्स। लेकिन एक बात कहूँ, फिर तमकिना डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि वैसे ही हमारे मुल्क में बहुत कम है प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर। फिर अगर डॉक्टर बनना है तो फिर इस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ मैं 100% प्रैक्टिस करूँगी। देखो, 100 में से 4 डॉक्टर ना प्रैक्टिस करें, इट्स ओके, लेकिन अगर 100 में से 60 डॉक्टर नहीं प्रैक्टिस करता तो नुकसान कितना है? हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी एग्जैजरेटेड है ये जो नंबर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे जैसे मेरी क्लास में तकरीबन 100 में से 77 लड़कियां थी, और उनमें से आई गेस मोर देन 60 तो प्रैक्टिस कर ही रही हैं। तो हाँ, और अब तो वैसे भी करना पड़ता है, क्योंकि एक ड्यूअल इनकम हाउस, हाँ, एक पार्टनर की कमाई से तो घर नहीं चलता। अच्छा, डॉक्टर, हाँ, और डॉक्टरी के दौरान भी ये आमदे होती थी जो आपको आमदे होती हाँ, हैं? ये बीमारी तो मुझे बचपन से थी, मतलब ये पैदाइशी है, ये खानदानी। अगर अच्छा, आप मेरी घर में family और से कौन मिलेंगी- ऐसा है? 100% कोई और ऐसा होता मैं है? यही कहने लगी नहीं, थी- ज़ूम आईने बातों वाला। मैं यही कहने लगी थी कि अगर आप मेरी फैमिली से मिलेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी खानदानी बीमारी है। प्लीज मुझे घर बुलाओ। हाँ, जरूर, मोस्ट वेलकम। मैं हाथ पाँव और कान दोनों जोड़ के जब मर्जी आए, जब मर्जी 6 की 6 चीजें जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बुलाओ। मेरा जो ददयाल है ना, क्योंकि वैसे तो ननियाल ददयाल दोनों गुजरांवाला के हैं, लेकिन वो मतलब टिपिकल गुजरांवाला की एक कश्मीरी फैमिली है। तो उसमें जैसे स्टेज, अगर आप कोई ड्रामा देखें, पंजाबी स्टेज ड्रामा, तो उसमें जिस तरह की जुगतें हो रही होती हैं, उस मतलब हमने यही देखा है बड़े होते हुए कि आपस में बातें ही ऐसे होती थी। सो मेरे चचा हो गए या मेरी फुफियाँ हो गई, वो सब ऐसे ही बात करते हैं आपस में।
तो हमारे घर जहन में हमें घर पे कभी कोई इतनी ऐसा entertainment। माहौल मिल जाए, फलां चीज़ दिखी, इधर आओ, कुछ टूट गया, जुगन को बुलाओ, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा हाँ, नहीं मतलब लाउड भी नहीं. I think wit does not really have to be loud. It just has to be intelligent. एंड यू हैव प्रूवन दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि सुकून से बैठे बैठे वो एक हल्की सी जो आपकी मुस्कुराहट होती है, और कभी कभी वो भी नहीं होती, और आराम से बात धीमे लहजे में कह जाती है, नाम लाइक आई लव यू. ऑलमोस्ट हर वीडियो के बाद मैं कहती हूँ यार ये कौन है. मैं लड़का होती तो मैंने 2 दफ़ा रिश्ता भेजना था, क्योंकि एक दफ़ा तो डेफिनेटली ना करना था, तो दूसरी दफ़ा मैं पहुंच जाना था मिलते तरले करने नहीं, के मैं लिए. मान भी जाती हूँ. मान भी जाती हो. व्यूअर्स जस्ट लेटिंग यू नो कि मान भी जाती हैं. अच्छा नहीं, तो फिर ये किधर निकल पड़ी? मुझे देखो, तो घर की बचपन हद से- तक वेट हाँ। ठीक है, नहीं। लेकिन डॉक्टर असल में शौक मुझे यही करने का था बचपन से. मुझे था कि मैंने हीरोइन बनना है बड़े होके. तो मेरी अम्मा बनेगा कि नहीं बेटा आप पढ़ाई में अच्छी हैं, और क्योंकि अम्मी भी डॉक्टर थी और वो सारा एक माहौल डॉक्टरी वाला था, तो वो और जिस जमाने में बट अम्मी आज शुगली से डॉक्टर इतने- थी. हाँ अम्मी शुगली डॉक्टर थी. नहीं वो क्योंकि गायनाकोलॉजिस्ट हैं तो वो इंतहाई एक सीरियस और मतलब वैसे कितनी हो ना कि मतलब आप चेकअप कर रहे हो और आपको हंसी का फिट पड़ा हुआ है, तो नहीं, बेचारी पेशेंट ही बेहोश होकर गिर जाए. नहीं वो काफ़ी सीरियस औरत है. अच्छा, तो बस वो फिर यही होता है कि अगर आपको और बैक व्हेन आई वाज स्टडीइंग आज से काफ़ी साल पहले 2-4 साल पुरानी बात हाँ है. तो अच्छा, उसमें भी यही था कि बहुत लिमिटेड थी चीज़ें. मतलब जैसे ही हमने MBBS किया तो सारी दुनिया खुल गई और बहुत सारी नई ऑप्शंस निकल आई. लेकिन जब तक नहीं किया था तब तक यही था कि डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, और वो 3-4 चीज़ें थी, और लड़कियों के लिए तो बहुत ही लिमिटेड था. तो तब यही थी एक चीज़ कि यही कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई में अच्छे हों तो, और फिर कर लिया. लेकिन वो कीड़ा काटता रहता है आपको अंदर से कि नहीं आपने तो ये कुछ और कपास करना का था. कीड़ा जो था, ये कब काटा, और इस कपास के कीड़े ने क्या आपको कहा करने को? देखिए मैंने एक तो MBBS जैसे ही किया तो फ़ौरन से मुझे प्यार हो गया, तो मैंने कहा मैंने तो करनी है शादी. फिर मैंने शादी कर ली, और क्योंकि मुझे बच्चों का भी बहुत शौक था तो मैंने कहा कि मैंने बच्चे भी करने हैं पैदा. फिर फटाफटी मतलब बहुत जल्दी में मतलब कितने मैंने हमने बच्चे पैदा किए? 2 ही किए. उसके बाद थोड़ा वो कुछ स्ट्रेटेजिक डिफ़िकल्टीज आ गई थी बीच में. अच्छा. बट द थिंग इज़ के सब कुछ कर लिया, पढ़ लिया, डॉक्टर बन गए, शादी कर ली, बच्चा हो गया. तो देन आई क्योंकि बच्चे तो मैंने कहा 7-8 हो ही गए होंगे नहीं अभी तक. बच्चे पैदा करने का शौक था, लेकिन हुए 2. एक के बाद ही मुझे समझ आ गई कि नहीं ये शौक ज़्यादा देर नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स रियली फिर डिफिकल्ट. दूसरा भी हुआ ना? हाँ वो फिर हो ही जाता है. हो ही जाता है. वो तो होने का तो सब कुछ ही हो जाता है. वो फिर हो ये जाता आप है. प्रूव कर चुके हैं बार बार हम सबको. अच्छा तो फिर अच्छा तो फिर ये सब चीज़ों के साथ साथ जब हाँ तो फिर वही ना फिर वो लुच के अलावा कोई वर्ड मेरे मुंह में आ नहीं रहा, और मुझे पता है मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये लुच फिर कैसे हाँ तो फिर मैंने यही सोचा कि यार मुझे तो कुछ और करना था, तो ये मैं किन कामों में पड़ गई हूँ. तो बेचारा मियाँ सकते में चला गया होगा. नहीं चिल सीन था. तो फिर मैंने अपने कज़न्स और अपनी बहन भाइयों को कहा कि यार मेरे साथ मिलके, तब नया सोशल मीडिया, जब हमारा यूट्यूब फाइनली अनबैन हुआ पाकिस्तान में. हाँ वो भी एक बड़ा अजाब था, कठिन मरहला था हम सब पे. क्योंकि वही जब उस तब से जो शुरू हुए थे हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग, तो वो काफ़ी हमसे इसीलिए आगे निकल गए. एनी हाउ मैंने सोचा कि फिर सोशल मीडिया के थ्रू हम आहिस्ता आहिस्ता विल क्लाइंब द लैडर. मैंने काफ़ी अपने कज़न्स और बहन भाइयों से कहा कि यार हम मिल के वीडियोज़ बनाते हैं. तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ना फालतू टाइम है और ना एनर्जी है, तो तुम करो जो तुमने करना है, हमें इसका पार्ट ना बनाओ. और उन दिनों स्नैपचैट टकरे मारते होंगे. हाँ. अब टकरे मारते होंगे कि हाँ, अब काश कहते हैं हमारे कि पास वीडियो बनाएं. टाइम होता और था, लेकिन हम कूल बन रहे थे. तो फिर स्नैपचैट आया और उसके फिल्टर्स आए, तो मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि देखो इसके थ्रू तुम डिफरेंट फिल्टर्स लगा के डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकती हो, सो जस्ट डू दैट, हमारी जान छोड़ दो. तो फिर मैंने वही करना शुरू कर दिया. और कोई 1-2 वीडियोस के बाद आई थिंक एक वो डॉक्टर पेशेंट वाली थी, इट जस्ट टुक ऑफ एंड बस आहिस्ता आहिस्ता हो गया. बट वेयर डू यू वांट टू गो फ्रॉम हियर नाउ? वेल टू द स्टार्स. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप जैसे बंदे ने दिमाग में कोई ना कोई ट्रजेक्टरी बनाई हुई होती है. यू आर टू इंटेलिजेंट टू से कि बस देखी जाएगी. तो आई एम आस्किंग यू, क्या ख्वाब, क्या व्हाट डू यू वांट टू डू फ्रॉम हियर? बिकॉज देखो माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, उसके साथ साथ यू आर डूइंग, एक तो अपने शौक का भी कर रही हो और फिर उसके अलावा मेन स्ट्रीम एक्टिंग की तरफ भी अब आ गई हो. अल्टीमेटली क्या करना है? एक होता है ना, यू सी योरसेल्फ, वो जिस इंटरव्यू के दौरान कहते हैं बेटा आफ्टर व्हाट इज योर 5 year goal, व्हाट इज योर 10 Where do you see yourself in 5 years? yourself in 10 years? I have a lot to achieve. मतलब तमकीनत को जब लोग याद करें
जैसे कि कवि साहब को अब हम जब उनके बारे में बात करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बुलंद फरमाया, आई मीन व्हाट अ फिनोमिनल मैन। जब तमकनत को लोग याद करें तो कैसे याद करें? I mean, I would want कि people should just say कि ऐसा बनना है मुझे, this is where I want to be. But where is that? It's अभी बहुत आगे का सफ़र है. I mean, in terms of acting, I would want to act more and not just be confined in something comedic कि बस आपने यही कैटेगरी करनी है. I would want to play like so many different and I want nuanced. to see you in a रोने धोने का दुखी बस मरने के करीब वाला रोल मैं देखना चाह आई वॉन्ट यू नो वाई बिकॉज मैंने आपको इतना ज़्यादा उस हंसी मजाक बिकॉज पीपल जिनको जो कॉमेडी अच्छे करते हैं वो उससे बेहतर सीरियस एक्टर्स होते हैं Because I think comedy is a very difficult genre to perform. वो कर लो तो सब कुछ कर सकते हो तो हाँ रोने धोने वाला भी अगर मुझे पसंद आए कि हाँ ये किस वजह से रोया धोया जा रहा है तो वाई नॉट आई मीन और अब मुझे ज़्यादा लगता है कि मुझे सीरियस कोई काम करने का बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा है वो ख़्वाहिश नहीं आपको हो रही थी कि यार नाउ समथिंग डिफरेंट बट आई गेस अभी ब्रेक में हमने जाना है और ब्रेक में जाते जाते जैन से गाना सुना जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि देखो दिल तो चाह रहा है लेकिन एक तरफ डॉक्टरी चल रही है एंड आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो एक वक्त भी रिक्वायर करता है इट्स नॉट लाइक यू आप उसको साइडलाइन कर दें तो जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड दैट बैलेंस टू डू ऑल द अदर थिंग्स यू वांट टू डू एंड आई एम श्योर कि ये तो हमने सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग टच किया कि कुछ सीरियस एक्टिंग और क्या क्या करना है भाई अपनी कोई ब्रांड लेके आना चाहती हो अपना कोई लाइन ऑफ वर्क करना चाहती हो डू यू वांट टू स्टार्ट समथिंग फॉर यंग पीपल तो इस किस्म के भी ख्वाब होते हैं ना तो वो मैंने बात करनी है अभी ठीक है लड़के जी अब मौका मिलेगा बात करने का 1 सेकंड का क्या सुनाने जा रहे हो मैं सुनाने जा रहा हूँ जादू टूना बेड़ा गरक चल बेटा फिर सुना दे हमारा चले common आप खेल। सुनिए ना हमारा कॉमन फूड आज Welcome back from the break, viewers. The absolutely brilliant and very very intelligent and rather quirky तमकिनत मंसूर हमारे साथ हैं और क्या मज़े का गाना ज़ैन आपने हमें सुनाया ब्रेक में ले जाते शुक्रिया। हुए इसका कुछ अगला पिछला बताना चाहेंगे हमें जी बताना चाहूँगा बेसिकली ये मुबारक के लिए हमारे एक शायर थे उनका लिखा हुआ ये सॉन्ग है बेसिकली उन्होंने एक इमेज पोर्ट्रे किया था कि जब कोई इंसान किसी के पास जादू टूने वाले बाबे के पास जो जाते हैं और उसको जाके वो कहता है कि कोई ऐसा जादू टूना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो अपने महबूब के बारे में कहता है कि मेरे इश्क में वो दीवाना ये हो तो आप हर दूसरे टीनेजर के मसाइल हमारे साथ डिस्कस जी। कर इस रहे हैं बाबे का नंबर मेरे साथ भी शेयर कीजिए आप इन हरकतों से इज्तनाब करें ऐसे तो फिर ही इसके- होना हमने चाहिए आपको बहुत आगे लेके जाना है एक्टिंग की फील्ड में आप इसमें पढ़ गई तो फिर आप रह पास जाएंगी। होना चाहिए ना नंबर जस्ट इन केस बस जान कभी किसी के हाथ का मीठा ना खाना सेट पे इसके एंड पे एक ये मैं मैसेज- बताऊंगी ये मैं बाद में बताऊंगी हाँ इसके एंड पे एक मैसेज आता है वो कहते हैं कि ये जो जादू टूने वाले बाबों के पास जाते हैं पहले तो सारा उसमें वो अपनी शायरी के थ्रू बताते हैं कि यार ये इस तरह लोग जाते हैं ये कहते हैं कि महबूब मेरे कदमों में आ जाए लेकिन एंड पे फिर उन्होंने मैसेज खुद से पोर्ट्रे किया कि ये जो सब चीज़ें हैं ये गलत हैं और जो इंसान का कामिल ईमान है वो अल्लाह ताला पर होना चाहिए बेसिकली एक ये इमेज है और उसका एक मैसेज हाँ पहले बहुत सी बुरी बातें की और उसके बाद हाँ एक जी, अच्छी बात बिल्कुल। एंड में कर दी अच्छा थैंक यू जैन समझ आ गई हमें बिल्कुल। तब तो मैं यही डिस्कस कर रहे थे अच्छा जब ये बातें हो रही हैं तो आप ही मुस्कुरा मुस्कुरा के फोटो सेशन आप करा रही हैं मैं बता दें बिरयानी वैसे मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकती हूँ कि बिरयानी तैयार हो गई है क्योंकि मैंने ऑलरेडी खा ली है जी आप ही तैयार है जी ये रायता भी तैयार है सैलेड भी तैयार है और बिरयानी भी तैयार है और आप ही बहुत ही मज़े किया थैंक यू और मैं क्योंकि चिकन से ज़रा मेरी लड़ाई रहती है तो मैंने चिकन का पीस डाले बगैर उसको चखा है और वो चावल ही इतने मज़े के तम कहते नाश्ते में चावल खा के जाने मैं तो ज़रूर कंफर्म बात हो गई अच्छा यहाँ पे थैंक यू सो मच आप ही एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल आपकी तरह और यहाँ पे मैडम जी जी। एक बात छोड़ दी थी हमने कि क्या करना है क्या सोचा है मतलब टीवी पे अपना शो होस्ट करना है आई वोंट माइंड मतलब हाँ मॉर्निंग शो किया जा सकता है आज अभी भी रोजी रोटी पे पानी रोजी पे लात मार लो नहीं रोटी पे लात मार लो रोजी पे लात मत मारना मुझे एक्टिंग ही करनी थी हमेशा से लेकिन ये है कि
आई बिलीव कि देयर आर सर्टन स्टोरीज जो लोग नहीं लिखते नहीं हैं या नहीं बताना चाहते, सो उसके लिए लाइक माइंडेड लोग हों और देन कुछ इस तरह के कोलैबोरेटिव चीज़ें जिसमें आप लिख भी सकें और आपका एक विजन हो जिसको लेके आप कुछ बना सकें। बट लिखोगी? I actually have written stuff for people. वो अभी क्योंकि मैं लेजी बहुत हूँ, जब तक मेरे सर के ऊपर डंडा ना हो कि बस ये हमें कल चाहिए तो तब तक नहीं होता। How are you lazy? You're a practicing doctor and you've got your own very solid social media presence और उस पे भी काम चल रहा है, ड्रामे की भी शूट चल रही है काशिफ निसार के साथ। ते बीबी मैंने ए बता दियो तुसी वो How are you lazy? डंडे वाली चीज़ है ना कि क्योंकि करना है, पता है कि सुबह में ये करना है, प्रैक्टिस करनी है, खाना है, बच्चों की फीस देनी है, तो वो सब चीज़ें, सो दैट आई नो कि ये करना ही करना है। लेकिन जो खुद के लिए चीज़ें करनी होती हैं कि जैसे बिकॉज आई कांट राइट फॉर समबडी एल्स, इफ़ आई राइट देन आई हैव टू राइट फॉर माई सेल्फ कि मैंने खुद मेरा ये स्टोरी मुझे लिखनी है, उसमें थोड़ी लेजी हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे ढूंढती हो? Being a mother is a full time job. खुद ही से होता है। Then again I think because I have amazing parents. मुझे अपना स्केड्यूल बताओ, सुबह से लेकर रात तक क्या, व्हाट्स योर स्केड्यूल लाइक? जैसे कि आजकल की बात करते हैं। आजकल तो ये स्केड्यूल है कि मैं सुबह उठती हूँ, उठ के मैंने आई एम स्टेइंग एट अ होटल क्योंकि यहाँ शूट चल रही है लाहौर में, जाके नाश्ता किया, कपड़े बदले, साथ ही कॉल आ जाती है कि जी हम आ गए हैं बाहर आपको पिक करने एट 9 मोस्टली, तो 9 पे आई गो टू सेट और वापस आते आते मुझे 10 या 11 बज जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं फिर वॉशरूम जाती हूँ, जो कपड़े होते हैं वो चेंज करके दूसरे कपड़े पहनती हूँ और मैं बिस्तर में जाके तो समथिंग ऑन यूट्यूब आई जस्ट वॉच वीडियोज़ और या कुछ मेडिटेट कर लिया वही, और वो फ़ोन के सामने ही मतलब वो यूँ स्क्रीन पड़ी होती है और मैं सो जाती हूँ। तो ये आजकल हो रहा है, ये रूटीन है आजकल। और जब घर होती हो तो फिर? जब घर होती हूँ तो थोड़ा प्रैक्टिस का क्या हो रहा है आजकल? जैसे हाँ, प्रैक्टिस पीछे ये है कि सिंस माई भाभी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, तो वो लुक आफ्टर करती है मेरी प्रैक्टिस को, पेशेंट्स को मैं मतलब कभी मुझे कॉल आ जाती है, कभी उसको आ जाती है अपॉइंटमेंट्स के लिए या जैसे भी हॉस्पिटल दे कॉल, तो वो उस तरह से मैनेज हो रहा है। लेकिन हाँ, जो जैसे इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, वो क्योंकि वो नहीं करती तो वो पेशेंट फिर बेचारे इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि आपने कब आना है। तो जब मैं जाती हूँ घर तो यूजुअली पीपल थिंक कि अच्छा आप घर से हो आई हैं, आपने रेस्ट किया होगा, तो मैंने कहा मैंने रेस्ट नहीं किया, मैंने घर जाके और बहुत सारे काम किए हैं क्योंकि मेरे मरीज़ इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं एक्चुअली ये बात इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि व्यूअर्स देखें, तमकिनत की वो जो एक फ़नी क्वर्की इंटेलिजेंट साइड है वो तो आप देखते रहते हैं, लेकिन द फैक्ट दैट शी इज़ अ वेरी इन्वॉल्व मदर, अपने पेरेंट्स के साथ माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक है, एक बड़ी अमेजिंग बॉन्डिंग है। अगर ये उनको अच्छा कह रही हैं तो ये भी तो अच्छी होगी ना, वरना बड़े अच्छे माँ बाप के बड़े अजीबो गरीब किस्म के भी डब्बे से बच्चे भी निकल आते हैं। जैन मैं कोई आपकी तरफ इशारा नहीं कर रही बेटा, नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ मैं नहीं कर रही लेकिन बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान जो स्क्रीन पे नज़र आता है, लोगों को ये इमेज लगती है और ये इंप्रेशन पड़ती है कि हाँ पीछे से यू नो अमीर घर टाइप वटेवर, बस इंजॉय पार्टी वगैरह। सो एक बहुत हार्ड वर्किंग ब्रिलियंट टैलेंटेड आर्टिस्ट, उसके साथ साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट एंड अमेजिंग, एंड बाय द वे एस्थेटिक्स में भी आपका टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना विंगे चिबे मुँह हो जाते हैं। सो तमकिनत, वी लव यू, थैंक यू सो मच, सो प्राउड टू से दैट यू आर अ वुमन लाइक द रेस्ट ऑफ वुमन काइंड। लड़का होती तो शायद मुझे इतनी खुशी ना होती, बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। ऑनेस्टली मैं आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, एंड पिछले 13 साल से ऑन एंड ऑफ तो कर ही रही हूँ PTV पे शो, तो उनको पता ही है कि बड़े कम लोगों को मैं उनके मुंह पे कहती हूँ आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू सो ब्लेस मच, यू, मीन्स अ लॉट। खुश रहो, आबाद रहो, एंड मे अल्लाह गिव यू ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड, एंड मे योर चिल्ड्रन एंड योर पेरेंट्स बोथ बी प्राउड ऑफ यू। आमीन आमीन। और इसी नोट पे जैन जी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। अभी फिर कुछ दिनों बाद मुलाकात हो जानी है, उस जी, वक्त जी, बाकी ये तो बातें कर लेंगे। गाना ठीक कौन है। सा सुनाओगे? गाना सुनाऊंगा मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ तमीज़ के गाने की तरफ आए हम। चलो जी, ओवर टू यू बेटा, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।